गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आज की क्लास में ये देखेंगे कि पिछली बार जैसे हमने देखा था कि दो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इन दोनों में कुछ करंट होता है I1 और I2। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, उन मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा कंडक्टर आ रहा होता है। जैसे C1D1 के जो करंट है I1, उसने B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, तो उसके विसिनिटी में, उसके क्लोज में या उसके नियर C2D2 कंडक्टर आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा F2। ऐसी C2D2 की जो I2 करंट है उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी B2, और उस मैग्नेटिक फील्ड B2 के आसपास हमारा C1D1 कंडक्टर आ रहा होगा, जिसकी वजह से उसमें फोर्स लगा था F1, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये थी कि यहाँ पे फोर्स न्यूटन्स के पेयर होते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के पेयर एक्शन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, μ0/4π 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 डिवाइडेड बाई R, ये आई थी। दोनों से इतनी आई थी, चाहे F1 हो चाहे F2 हो, आई इतनी थी, μ0/4π 2 I1 I2 बाई R। फिर यहाँ से हमने 1 एम्पेयर की डेफिनेशन भी बताई थी कि 1 एम्पेयर वो करंट है जो दो स्ट्रेट कंडक्टर्स में फ्लो करेगा, जो आपस में पैरेलल है, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है, जिनकी हमने कैसी लेंथ लेनी है, यूनिट लेंथ। तो वो दोनों एक दूसरे पे 2 इंटू ये चीज़ क्या बन जाती है 10⁻⁻7, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का क्या लगाते थे, फोर्स लगाते थे। ये हमारी 1 एम्पेयर की डेफिनेशन आई थी। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताया था अगर सेम डायरेक्शन में करंट हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिपेल करा जाता है, दोनों कंडक्टर आपस में रिपेल हो जाते हैं। यह हमें कैसे पता चलता है, उनके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कर्वेचर से या ट्रेजेक्ट्री से, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। देखो, आप नोट डालिए कि अब ना पैरेलल नहीं है, अब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कंडक्टर। तो ऐसा है, 1 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स, 1 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हों या सिर्फ करंट ही हो जाए, ठीक है, अगर वो किसी पॉइंट को अप्रोच करे, अप्रोच अ पॉइंट, किसी पॉइंट को अप्रोच करे या जंक्शन को अप्रोच करे। जंक्शन पता है आप लोगों को, जहाँ से दो करंट जाती है या आती है। तो मैंने बोला जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो या करंट ही हो, वो किसी पॉइंट को अप्रोच करे और मूविंग अवे फ्रॉम इट, उससे दूर जाए, मूविंग अवे फ्रॉम इट, देन फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। ये हमने पहले भी देखा था, जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स या दो करंट, ठीक है, एक पॉइंट को अप्रोच करें तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो दोनों करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगी, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने ये बनाए, दो हम पे करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गए, ठीक है। मान लो यहाँ से I1 करंट जारी, यहाँ से I2 जारी, और ये हमारा P पॉइंट है, आप इसे जंक्शन मान सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ भी रही है और यहाँ से जाएगी भी, I2 ऊपर को, चलो I1 ऊपर को, और I2 जब आगे आ रही है तो नीचे को जाएगी, इधर को I2। तो यहाँ से हम ऐसा समझ रहे हैं, यहाँ से अप्रोच हो रही है, यहाँ को आ रही है और इधर से जा भी रही है। ये जो P पॉइंट जंक्शन है, इससे हमें ऐसा फील हो रहा है अप्रोच कि I1 I2 क्या है, इसको अप्रोच करेंगी और यहाँ से जाएंगी भी। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ना, वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। जब भी एक दूसरे को क्या करे, अप्रोच करे, आपस में मिल जाए या वहाँ से डाइवर्ट हो जाए, तो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दो कंडक्टर हम मान लेंगे। और इसी का उल्टा अगर अपोजिट हो जाए कि दूसरा नोट है 1 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स या करंट, है ना। और ये सारी बातें थी जब वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये या हम ये मान सकते हैं कि एक आ रही है और दूसरी जा रही है ना। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा 1 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर सच दैट, यहीं से पूरा लिखते हैं और फिर इसे दोबारा बनाते हैं। मैंने सोचा यही हो जाएगा, तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा और थोड़ी लैंग्वेज में भी चेंज है। तो 1 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स या जो करंट ही है आर सच दैट
कि 1 इज़ कमिंग या अप्रोचिंग, एक आ रही है या अप्रोच कर रही है अ पॉइंट को, किसी पॉइंट को या जंक्शन को, इनमें से एक करंट जो है या एक वायर जिसमें करंट कैरी है उसका करंट ऐसा है कि वो उस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, और जो अनदर है दूसरा अनदर वन इज़ मूविंग अवे थ्रू सेम जंक्शन, सेम ही जंक्शन से वो दूसरी दूर जा रही है। ये तो पास आ रही है, एक अप्रोच कर रही है, पास आ रही है, कमिंग टूवर्ड्स, और एक जा रही है गोइंग अवे। तो होगा क्या, वैसे ही दिखा देंगे, ये दो कंडक्टर हो गए ऐसे। मान लो ये पी पॉइंट है, मान लो I1 आ रही है, ठीक है, और I2 जा रही है, दिख रहे हैं I2 जा रही है, या यहाँ से देख लो I2 आ रही है, I2 अंदर को आ रही है और I1 वापस जा रही है, ऐसे। ऐसे भी तो जा सकता है ना कंडक्टर जरूरी थोड़ी है ऐसा बने, वैसा भी बन सकता है। तो आप ऐसे भी मान सकते हो ये भी हमारा कंडक्टर हो सकता है ऐसे, और I2 कंडक्टर ऐसे हो सकता है। नहीं तो अगर आपको वैसे चलना है तो ऐसे ही बना लो, इधर I1 बना लो, इसके एरो चेंज करने पड़ेंगे, इस वाले के एरो चेंज करने पड़ेंगे। और कुछ ऐसा करो जैसे मान लिया आपने I1 अप्रोच कर रही है तो I2 को जाना है, तो I2 को यहाँ से जाते हुए दिखा दो। अब ऐसे यहाँ से देखो I1 जा रहा है तो I2 को आते हुए दिखा दो। ये देखो अब पूरी कंडीशन तुम्हें समझ में आ गई। पहले ये देखो I1 जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, और I2 यहाँ से निकल चुका है, गोइंग अवे। ऐसे यहाँ पे देखो इधर से I1 जा चुका है गोइंग अवे, I2 आ रहा है, I2 आ रहा है, I1 जा चुका है, I2 आ रहा है, I1 जा चुका है, I1 आ रहा है, I2 जा चुका है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की तो फोर्स होगा आपका रिपल्सिव, ठीक है। ऐसे तरह तरह के डायग्राम आते हैं अलग अलग सॉलिड फिगर में। आपको पहचान क्या करनी है, अगर दोनों का किसी भी जंक्शन पॉइंट के लिए सेम डायरेक्शन है करंट का तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आपको अपने इंटेलेक्ट से काम लेना पड़ेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो करंट की रिपल्सिव होगा, ठीक है। ये बातें याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बेस पे ही हम एक और कंसेप्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है आइडियल होता है QV। आई आपको पता है आइडियल क्या होता है, करंट एलिमेंट, और ये हमने देखा ही था चार्ज इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो एक नोट और बना लो कि व्हेन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 मूविंग विद velocities V1 एंड V2, जब दो चार्ज हैं Q1 Q2 और वो वेलोसिटी से मूव करे V1 V2 ऑन पैरेलल स्ट्रेट पाथ। यहाँ पे भी वैसे चलेगा, अगर दोनों चार्ज का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट है तो रिपेल करेंगे। मान लो ये हम पे पहला पाथ है, ये हम पे दूसरा पाथ है, पाथ फर्स्ट, और ये हम पे पाथ सेकंड है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। मान लो ये V1 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा और ये V2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा। सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिपेल, सेम अट्रैक्ट अपोजिट रिपेल। तो यहाँ पे भी हम इनके बीच का फोर्स निकाल सकते हैं। आपको फोर्स का बस फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, μ0/4π Q1 V1 मल्टीप्लाई बाई Q2 V2 अपॉन R, ये होगा, ठीक है। Q1 V1 मल्टीप्लाई बाई Q2 V2 अपॉन R। देखो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये तो पढ़ा है कि फोर्स जो होता है जनरली μ0/4π 2I1I2 बाई R होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, क्योंकि DL का डायमेंशन भी क्या होता है, मीटर ही होता है, मतलब L होता है, और R का डायमेंशन भी क्या होता है, L ही होता है। तो हमने बस यहाँ क्या करना है, DL से 2 बार मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी R से 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा तुम्हें पता ही है, I1 DL तुम्हारा क्या बन जाएगा Q1 V1, और I2 DL तुम्हारा क्या बन जाएगा Q2 V2, ठीक है। तो वहाँ से ऐसे
निकलता है, पर एक्चुअली में इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं, बहुत बड़ा मेथड है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। बस इतना याद रखना। फोर्स का फॉर्मूला कितना है, m0/4 Q1 Q2 V1 Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R, या अगर पेयर में याद रखना है तो Q1 V1 मल्टीप्लाई बाई Q2 V2 अपॉन में R। आइडियल क्या होता है, QV होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड करते हैं तब बन जाता है ना, यह I dt Q बन जाते हैं और dl बाई dt V बन जाता है, ठीक है। भूले तो नहीं है QV कैसे बनता है, आप क्या करते हो, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हो, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड, dl बाई dt तो वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और करंट इनटू टाइम आपका चार्ज होता है, तो वहाँ से आपका ये निकल जाता है, ठीक है। आपको पता है सबसे वीकेस्ट फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में क्या हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कोई दो पार्टिकल बना दिए, इसे भी नोट में लिखना कि मैंने अगर दो कोई पार्टिकल बना लिए, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल ये रहा, क्या क्या हो सकता है इस पार्टिकल में। तो पहले तो देखो ये मैटर के हैं तो मास होगा m1 m2, चार्ज भी हो सकता है q1 q2, और ये मूव भी कर सकते हैं v1 v2 से। तीन चीज़ें हो सकती हैं, मास तो हो गई, फंडामेंटल है m1 m2, अनचार्ज हो सकते हैं तो अलग है, फिर मास ही रहेगा। फिर अगर चार्ज बॉडी है तो q1 q2 हो सकता है इनमें चार्ज, और ये मूव भी कर सकते हैं यूनिफॉर्मली ये। तो इनके बीच में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, और एक इसमें मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में कंपैरिजन देखा था। ग्रेविटेशनल बहुत वीकेस्ट आ गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंपैरिजन में, लगभग कितना आया था अगर आपको याद हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लगभग 1/10⁻41 से 49 टाइम्स होता है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। दो पार्टिकल्स में मास भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है। मास की वजह से उन पर कौन सा फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल। चार्ज अगर स्टैटिक है, रेस्ट में है, तो उन पर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर चार्ज मूव कर जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स। चार तरह के फोर्स होते हैं ग्रेविटेशनल, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें ये दोनों आ गए, फिर आप पे वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, ये हम लोगों को पहले से पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इनमें सबसे वीकेस्ट होगा। आज हमारा मेन कंसर्न क्या है, हम चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में आपको कंपैरिजन बता दिया जाए कितना होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम देखें तो आप लोग ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में निकाल लो पहले। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ लगभग 10⁻41 से 49 टाइम्स किसके, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पता ही है, मैं दोबारा बता दूं, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है 1/4πε0 Q1 Q2 एंड स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 बाई r², ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो एक नोट तो ये याद रख लेना, दूसरा नोट ये याद रख लेना कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है 10⁻25 टाइम्स होता है किसके, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म के, ये, ठीक है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 10⁻41 से 41 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स का भी 25 टाइम है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इन तीनों में। वैसे तो न्यूक्लियर फोर्स होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि अभी ज़्यादा स्टडी नहीं करा गया है, उसके बारे में हमें पता नहीं है, वो बहुत अजीब से बिहेवियर दिखाता है एनोमलस। तो ये तीन के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें पता हैं, इसका श्रेय आपको पता ही है मैक्सवेल को जाता है, ठीक है, तो वहाँ से पता चला। आप मेरा एक काम करना, ठीक है, बी मतलब मैग्नेटिज्म ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताना फोर्स ग्रेविटेशनल और फोर्स मैग्नेटिज्म के बीच में क्या आएगा, 10 की पावर ही आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये चीज़ें। अब हम एक चीज़ कर लेते हैं टॉर्क के बारे में, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ ही लिया है कि जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है, जैसे इस कंडक्टर को मैं रख लिया, इसका करंट I है, और इसे मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला, लेट अस से इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया, ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी है। तो फोर्स यहाँ पे होगा, अगर ये L लेंथ का होगा तो I L क्रॉस B होगा, ये
फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये होगा आई बी एल साइन थीटा। मान लो ऐसे ही मैंने 4 कंडक्टर लगा दिए रेक्टेंगल फॉर्म में, तो अब क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, जैसे मोटर में होता है ना टर्निंग इफेक्ट, वो होगा। यही हमें निकोला टेस्ला ने एक प्रोटोटाइप दिया था जो हम आज तक यूज़ करते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगता है करंट कैरिंग कॉइल में। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उस पर टॉर्क लगता है, उसमें टर्निंग इफेक्ट आता है, रोटेशनल इफेक्ट आता है, ठीक है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपने देखा ही होगा, कॉपर की वाइंडिंग करते हैं हम बीच में, और इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल रहते हैं, तो वो घूमता है ना, घूमता है, ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, वही बात है, उसका बहुत एप्लीकेशन है, तो हम वही देखना चाहते हैं। तो बात करते हैं किसकी, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात करते हैं। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना टॉर्क बनेगा उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, जो भी कौन सी है, एक्सटर्नल है। तो एक हम रेक्टेंगुलर कॉइल बना लेते हैं, ये लो, ठीक है, यही है रेक्टेंगुलर कॉइल, जो अगर ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे ऐसे घूमती है। यहाँ पे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा के रखते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मोटर का है ना ये प्रिंसिपल, नॉर्थ साउथ लगा के रखते हैं और ये फ्लिप करती है। वैसे तो बहुत बार हम सर्कुलर यूज़ करते हैं वाइंडिंग, पर मैं रेक्टेंगुलर दिखा रहा हूँ, ये फ्लिप करेगी ऐसे नॉर्थ साउथ की वजह से, इसमें टॉर्क बनेगा, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल यूज़ होगा। तो हमने एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल बना ली, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और इसमें कुछ करंट आप दिखा दो, कैसे दिखाना चाह रहे हो करंट। तो पहले इन्हें नाम दे दो, पी क्यू आर एस, हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और एक करंट है आई जो इसमें फ्लो कर रहा है पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी, ठीक है। ये आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऐसे। अब मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, कि मान लो आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाए भी है, मान लो आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाए भी है, मान लो इधर आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल है, तो आपको पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को ही डिनोट करेगी ऐसे, ये जो जा रही है ऐसे, ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बी ही लिख लो अपनी कंफर्ट के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मान लो कि ये जो है ये चीज़, या आप ऐसे दिखाना चाहो तो ये चीज़, मान लो ये चीज़ आपकी कॉइल है, ठीक है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो आगे सीधी लाइन है ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल टू द कॉइल है, ये हमारी कॉइल है, जैसे ये मैंने कॉइल दिखा दी, ये मेरा नॉर्मल है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ, ये हमारी कॉइल है, ये नॉर्मल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कॉइल नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ। अब एक चीज़ क्या है, ये जो है ना, तो इसमें 2-3 बातें हैं, इसमें 2 एंगल आएंगे, एक आएगा थीटा और एक आएगा अल्फ़ा। थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ बनाएगी, थीटा वो है जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ बनाएगी, मतलब ये एंगल, कॉइल का जो प्लेन है, कॉइल का जो प्लेन है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रही है वो थीटा है, थीटा, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा है। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ बनाएगी, ये बात याद रखना। क्या है, दोबारा बता दूँ, कॉइल नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और कॉइल का प्लेन ये रहा, ठीक है, नॉर्मल ऐसा है, तो ये जो कॉइल का प्लेन है उसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है उसे हम थीटा मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं, थीटा, ठीक है। कॉइल के प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बना रही है उसे कितना मान रहे हैं, थीटा। और
मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही है उसे मान रहे हैं अल्फ़ा। कितना मान रहे हैं? अल्फ़ा। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, ये पूरा एंगल तो 90 होगा ना, थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों सर? क्योंकि देखो ये हमारी कॉइल है और ये हमारी नॉर्मल है, और अल्फ़ा और थीटा इन दोनों के ही बीच में है। ध्यान से देखो, ये हमारी कॉइल है, ये हमारी नॉर्मल है, और अल्फ़ा और थीटा इन दोनों के बीच में ही रहते हैं। ये कॉइल है, ये नॉर्मल है, इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। ठीक है, कॉइल और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। इनके बीच में अल्फ़ा और थीटा आ रहे हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस थीटा कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। ठीक है, ऐसा हम कुछ फंडा यहाँ लगाने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, तब नहीं दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, अब इनको हम हटा देते हैं। ये लीजिए, हमने हटा दिया। ये लीजिए, ये हमने हटा दिया। ठीक है, बस हमने एक ये दिखा रखा और एक नीचे दिखा लो अगर आपको दिखाने, तो एक हमने ऐसे दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, रेक्टेंगुलर कॉइल है, पी क्यू आर एस, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गई, दो मैंने दिखा दी, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब अगर आपको नॉर्मल बनाना है कॉइल का, तो कॉइल का नॉर्मल आप ऐसे बना लो, रहेगा ये 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मल यहाँ भी दिखा सकते हो, ये हमारा नॉर्मल हो गया 90 डिग्री। आप लोगों को डायग्राम ठीक से दिख रहा है? देखो, देखता हूँ, हाँ, समझ तो जाओगे ही। इसके बाद मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल का प्लेन है, ये ऊपर वाला कॉइल का प्लेन है, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल थीटा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल अल्फ़ा होगा। क्लियर है इतनी बातें? ऐसे आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल कितना? थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना? अल्फ़ा। ये तो आपको पता ही चल गया, थीटा प्लस अल्फ़ा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इतनी अगर आपको सारी बातें पता चल गई हैं, तो अगर हम यहाँ पे फोर्स बनाएं तो आप फोर्स बता सकते हो। ये एक तो हम ऐसा दिखा देंगे, एक हम ऊपर दिखा देते हैं ऐसा, ये एक हम इधर को दिखा देते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर से गुजरेगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर से गुजरेगी, तो एक फोर्स ऐसा आ जाएगा नीचे की साइड, और एक फोर्स ऊपर की साइड आ जाएगा ऐसे। ये हम कैसे कर रहे हैं? दिख रहा है? कौन सा रूल है ये? बता रहे हैं ना, एक बाहर निकल रहा है प्लेन के, कौन सा है? लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम। और देखो, आपको पता है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि लेफ्ट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, सबके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। ये भी 90, ये भी 90, और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई फोर्स बनाता हूँ जो ये है, ठीक है, मान लो ये F1 हो गया, हमने अपने मन से दे दिया, ये चीज़ हमारी F1 हो गई, फिर सीरीज़ के हिसाब से चले ये हमारी F2 हो गई, सीरीज़ के हिसाब से चले ये हमारी F3 हो गई, सीरीज़ के हिसाब से चले तो ये हमारी F4 हो गई। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गई। अच्छा, तो मेरे को ऐसे दिख रहा है कि जो ये साइडवेज है ना, इनमें तो पूरी तरीके से हमारा 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे भी ये वाला हमारा एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, ये हम मान के चलेंगे ऐसा। वहाँ पे कितना होगा? तो वहाँ पे आपको पता है थीटा प्लस अल्फ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही निकलेगी हर जगह, करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर इस डायग्राम को आपको समझ में आ गया है, ये दोबारा बनाऊँ? वैसे साफ तो दिख ही रहा है आप लोगों को, बार बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। साइडवेज जो है राइट और लेफ़्ट, वहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री, राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल से, और ऊपर एंगल आपका वही है थीटा प्लस अल्फ़ा वाला। ठीक है, ये चीज़ें। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तब हम शुरू करते हैं थ्योरी लिखना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, डायग्राम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारे डायग्राम आपको याद होने चाहिए अभी के लिए। तो हमने अभी तक क्या कंसिडर करा?
हमने कंसीडर करा एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर करी, 4 कंडक्टर से बनी है वो, ठीक है, PQRS, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, जिसमें आप लिख रहे हो नोटबुक में, उसी में है वो कॉइल दिख रही है आपको, है ना। कैरिंग करंट I इन द डायरेक्शन पहले P से Q, Q से R, R से S, S से फिर P। अभी तक इतनी बातें कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, ठीक है, उसमें ही है वो जिसमें आप लिख रहे हो वाइट बोर्ड या नोटबुक में, I करंट कैरी है उसमें किस डायरेक्शन में, P से Q, Q से R, R से S, S से P, P से Q, Q से R, R से S, S से P, ऐसे चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B में डाला, सच दैट, सबसे मेन बात सच दैट, पहले थीटा जो है, थीटा मैंने आपको बताया एंगल बिटवीन क्या है, कॉइल का प्लेन ऑफ कॉइल एंड आपका मैग्नेटिक फील्ड। थीटा जो एंगल था आप दोबारा देखना वीडियो में, ठीक है, कॉइल ऐसी थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही थी, इनके बीच में थीटा है, नॉर्मल ऐसे था, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, अल्फ़ा, और ये प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना है, थीटा। प्लेन ऑफ कॉइल को भूल जाओ, ये नॉर्मल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में अल्फ़ा है, ठीक है। और कॉइल और नॉर्मल के बीच में तो 90 हो गई, और अल्फ़ा बीटी, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फ़ा जो है वो एंगल है कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ठीक है। इसके बाद बस अब हमें कुछ फोर्स पता चले, वो फोर्स मैं आपको बारी बारी से बता दूँगा। देखो वो तो आपको समझ में आ ही गया था कि हमने यहाँ क्या बनाई थी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई थी ये, ठीक है, P Q R S, I करंट कैरी था ऐसे, ठीक है, सारा करंट कितना था, ये I था, I, ठीक है। हमने फिर क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड दिखाई थी, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे थोड़ा वैसे जा रही थी, तो हम इसे थोड़ा ऊपर की साइड इंक्लाइंड दिखाना था, तो अगर इंक्लाइंड दिखाओगे तो ऐसे बनेगा थोड़ा, तो उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी अंदाज़ा हो जाएगा। 2D प्लेन के साथ यही दिक्कत होती है, जो ये 2D प्लेन है ना हमारे वाइट बोर्ड नोटबुक, इनके साथ ये दिक्कत होती है। तो PQRS है, I करंट कैरी है, आप सबको पता ही है, इन सब में कितना करंट है, I है, ठीक है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये एंगल हमारा थीटा था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच में कितना एंगल है, प्लेन है ये, प्लेन ऑफ कॉइल, तो ठीक है, ऐसा चल रहा था। तो आपको पता चल गया ये जो हमारी प्लेन ऑफ कॉइल है, जैसे हम इमीडिएटली PQ देखें, PQ के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, और इस प्लेन ऑफ कॉइल मतलब PQ का जो नॉर्मल है वो ऐसे जा रहा होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, अल्फ़ा बन रहा होगा, ठीक है। ऐसा हमने देखा। फिर हमने एक फोर्स ऊपर बनाया था, ठीक है, एक फोर्स आपका यहाँ पे अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी है, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारी, ठीक है, और एक फोर्स नीचे लगा F2, एक फोर्स ऊपर लगा F4, एक इधर लगा आपका कितना F1, F2, F3, और एक नीचे लगा F1, ऐसा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और F1 के बीच में मैंने आपको बताया अभी कितना एंगल है, 90 है, और F3 और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी कितना एंगल है, 90 है। साइडवेज 90 होगा, ऊपर एंगल आपको पता ही है थीटा है। ये जो PQ है उसका B के साथ कितना है, थीटा है, और QR और B का भी एंगल कितना है, थीटा है। और ऐसे अगर आप ये देखो PQ और B का एंगल कितना है, 90 है। ऐसे ना आपका SR और B का एंगल कितना है, 90 है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चली। इसके बाद अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से पहला तो हमारा एक कंक्लूज़न ये आया कि थीटा प्लस अल्फ़ा 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्चुअली में थीटा और अल्फ़ा आई किसके बीच में, कॉइल के प्लेन
और नॉर्मल के बीच में। ये चलो, वो बीच में टाइमर ही रुक गया था। मैं ये बोल रहा था आपको, मैंने आपको ये बताया कि प्लेन और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है, 90 होता है जर्नली। पर आज कितने एंगल है, 2 एंगल है, थीटा और अल्फ़ा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब हमें एक चीज़ की नीड पड़ी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी पड़ेगी। तो पी क्यू और आर एस ये दोनों अपोजिट हैं, सामने सामने हैं। इन दोनों को हमें एक मानना पड़ेगा, ये लेंथ मान लेना, और आर क्यू और पी एस को हम ब्रेथ मान लेंगे। पी क्यू और आर एस को हम लेंथ मान लेंगे, और आर क्यू और पी एस को हम ब्रेथ मान लेंगे। तो पी क्यू और आर एस को हमने लेंथ मान लिया, और आर क्यू और पी एस को आर क्यू होगा, ठीक है। आर क्यू और पी एस को हमने बी मान लिया, ठीक है। अब देखो एक वाला केस आया कि आपको पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे इस आर्म में कुछ करंट है, इस आर्म में भी कुछ करंट है, इस आर्म में भी कुछ करंट है, और इस आर्म में भी कुछ करंट है। कितना करंट है आपको पता है, आई करंट है, सब सीरीज़ में है। इनकी आपको लेंथ भी पता है, पी क्यू और आर एस दोनों कितने लेंथ के हैं, एल लेंथ के हैं, और क्यू आर और पी एस दोनों कितनी लेंथ के हैं, बी लेंथ के हैं। आपको एंगल भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ साथ पी क्यू कितना बना रहे हैं, 90, और आर एस भी कितना बना रहे हैं, 90, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ आर क्यू और पी एस कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। कितना बना रहे हैं, थीटा। ये बातें हैं। तो ठीक है, हम ये मान लेंगे कि F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है। तो F1 जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, पी क्यू आर्म में लग रहा है। F2 जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, F2 जो फोर्स है वो आपको लग रहा है आर क्यू में, तो आर क्यू लिख दिया। F3 फोर्स कहाँ है आपका, आर एस में है, आर एस लिख दिया। और F4 फोर्स कहाँ है आपका, SP में है, वो लिख दिया, ठीक है। तो F1, F2, F3, F4 आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द आर्म्स पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड SP रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फोर्स का आपको फार्मूला पता होता है, फोर्स का फार्मूला किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए लगता है IBL sin थीटा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। जैसे पहला फोर्स है F1, दूसरा F2, तीसरा F3, चौथा F4। तो देखो IB तो सब में सेम है, IB सब में सेम है। यहाँ L मतलब लेंथ है, ये नहीं कि हम यहाँ ब्रेथ नहीं डाल सकते, ब्रेथ भी डालेंगे, L लेंथ है उस आर्म की, ठीक है। तो IB सब में ही आएगा। तो देखो IB सब में आया, IB तो यूनिफॉर्म है, सब में आया। अब क्योंकि F1 फोर्स कहाँ है, PQ आर्म में है, तो PQ लिख दिया, क्योंकि लेंथ के लिए करस्पॉन्डिंग क्या लिख दिया, PQ लिख दिया। F2 फोर्स कहाँ है, वो किस में है, QR में है, तो QR लिख लिया। F3 फोर्स कहाँ है, RS में है, RS लिख दिया। और F4 फोर्स कहाँ है, SP में है, तो SP लिख दिया। अब एंगल लिखे, तो ध्यान से देखो, F1 फोर्स कितना एंगल बना रहे हैं, 90। सेम ऐसी F3 फोर्स भी कितना एंगल बना रहे हैं, 90, 90 लिख लिया। सेम ऐसी F2 फोर्स कितना बना रहा है, F2 फोर्स बना रहा है थीटा, थीटा लिख दिया। और F4 फोर्स भी कितना बना रहा है, थीटा, थीटा लिख दिया, ठीक है। इतनी बातें लिख दी। आपको दिख रहा है बच्चे, F4 और F2 जो हैं इक्वल एंड अपोजिट हैं। क्यों हैं ऐसे, वो मैं आपको बता दूं। अब आप वैल्यू डालो, PQ है कितना, PQ आपका है L, ठीक है। RS भी आपका क्या है, L है, ये L आ गया। RQ और SP क्या है, B है, तो RQ की जगह B और SP की जगह भी कितना, B, ठीक है। sin 90 हो गया 1, sin 90 हो गया 1। तो कुल मिला के ये बातें हैं, ठीक है। आप ये देखिए, कैंसिल तो सबके चांस है होने के, जैसे F1 F3 के साथ कैंसिल हो सकता है, F2 F4 के साथ कैंसिल हो सकता है। पर हम पूरी फिजिक्स में अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि जब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, एक इधर हो, या एक ऊपर एक नीचे हो, एक ही लाइन में आने चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, तो कैंसिल हो जाते हैं। अगर ऐसे हैं, एक इधर है और एक का लाइन ऑफ एक्शन कहीं और है, चाहे दोनों बराबर हों, तो कैंसिल नहीं होंगे, उल्टा वो घुमा देंगे चीज़ों को, कैंसिल नहीं होंगे। पर आप ये देखो डायग्राम से, F1 इधर लग रहा, कोई अलग आर्म में लग रहा, और F3 अलग आर्म में लग रहा, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। इनका अफेक्ट होगा ऐसा वाला, ऐसे ऐसे घुमाएंगे ये, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे। जबकि F4 और F2 क्या करते हैं, ऐसे घुमाते, पर ऐसे तो घूमेगा ही नहीं, क्योंकि पोल्स तो ऐसे लगा रखे हैं ना, अपने पोल्स ऐसे लगा रखे हैं, तो घूम ऐसे ही सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे नहीं घूमेंगे, ठीक है। ये बातें, तो आपको ये पता चला F2 कितना है, F2 कितना है, हाँ ठीक है। F4 आपका है IBB sin थीटा, और ये है IBL, ठीक है। कुछ हमने गलती करी लग रही है, क्या गलती है यहाँ पे, कुछ तो कैंसिल होगा, F2 और F4 ही होंगे कैंसिल।
F2 और F4 कैंसिल होने के चांस हैं। यही है, क्योंकि देखो F2 नीचे है, F4 ऊपर है और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे दिखता नहीं है डायग्राम, थोड़ा कर्व है ना, चलो कोई नहीं। थीटा प्लस अल्फा 90 याद रखना। अब देखो हम पे फाइनल चीज़ क्या आई, हमें ये पता चला सिंस कौन कौन, एक F4 और एक F2, तो सिंस F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में ये क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आया, ये आया IBB साइन थीटा, IBB साइन थीटा, ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट है। कैसे हैं डायरेक्शन में अपोजिट, एक ऊपर है एक नीचे है, और इनकी सबसे मेन बात कैंसिल क्यों होंगे, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। देखो दोनों एक ही लाइन में, एक ऊपर एक नीचे, बट सिंस देयर लाइन ऑफ एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइन ऑफ एक्शन, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, देयरफॉर इनका अफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो देयरफॉर दे न्यूट्रलाइज ईच अदर या कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ईच अदर। तो इसका मतलब ये F4 भी अब किसी काम का नहीं है और ये F2 जो है ये भी अब किसी काम का नहीं है। तो अफेक्टिवली अब जो फोर्स लगेगा कॉइल में वो दो की वजह से लगेगा, एक F1 की वजह से जो इसे इधर को ले जाना चाहेगा और एक F3 की वजह से जो इसे इधर को ले जाना चाहेगा। आप इसका मोशन जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, कैसे होगा, ऐसे 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 होगा मोशन, ऐसे वाला। तो ये कैसा मोशन है, ट्विस्ट वाला मोशन है, रोटेशनल वाला मोशन है। ठीक है, ये चीज़ें तो सिंपल सी बात, डायग्राम की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, डायग्राम मैंने हटा दिया। ठीक है, ये भी हटा दिया, बस याद रखना IBB साइन थीटा वाले कट के IBL वाले बचे। IBL वाले कौन बचे, F1 और F3, F2 और F4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, F1 और F3 दोनों बचे, दोनों कितने हैं, IB इंटू L है। F2 और F4 आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट हम लिखेंगे बट F1 एंड F3 आर ऑल्सो इक्वल, कितने के बराबर है, IBL, दोनों इक्वल हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, एक आगे एक नीचे, एक आगे एक नीचे, एक ऐसा घुमाना चाह रहा और एक ऐसा लाना चाह रहा। ठीक है, F2 F4 कैसे थे, ऊपर नीचे, ये कैसे हैं, ऐसे वाले हैं। ठीक है, तो बट F1 एंड F3 आर इक्वल IBL इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट सिंस सबसे मेन बात, देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। जैसे F2 और F4 एक ही लाइन में थे, इनकी लाइन अलग अलग है, देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, सो दे डू नॉट कैंसिल आउट, ये कैंसिल नहीं होंगे। आप अगर कैंसिल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना असर डालेंगे। इनका असर क्या है, रोटेशन, ट्विस्ट लाना, वो करेंगे। ठीक है, सो दे डू नॉट कैंसिल आउट, इंस्टेड दे फॉर्म अ कपल which tries to rotate the coil, जो कॉइल को रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, यह है बात, कॉइल को रोटेट करना चाहेगा। और कैसे करेगा, तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज है तो कैसा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा था, PQRS, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, या रोटेशन कैसा होगा, आप खुद देखो। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऑप्टिव्स एंगल बनेगा, आप सबको पता है। क्लॉकवाइज जाने में, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क में देखा था, क्लॉकवाइज में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ऑप्टिव्स जाता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है। क्लॉकवाइज में आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, यूं से यूं जाना पड़ेगा, इसको ऐसे ले जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट है। जबकि एंटी क्लॉकवाइज में सीधा यूं आप पे
यहाँ से यहाँ जाना है तो एक तो एफर्ट ये है कि पूरा लगाओ ऑब्ट्यूज, और एक एक्यूट सीधा। एक्यूट के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, और ऑब्ट्यूज के लिए क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ट्राइज टू रोटेट द कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बातें हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया टॉर्क वाली बातें आ गई, यहाँ पे रोटेशन होगा और टॉर्क वाली बातें आ गई। तो टॉर्क के लिए आपको आर्म ऑफ द कपल चाहिए होता है। टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आर्म ऑफ द कपल। ये है आर्म ऑफ द कपल, आपको बनाना पड़ेगा। ये है, तो आपको पता है हम अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ कपल। और आर्म ऑफ कपल को हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, किनके बीच में? फोर्स के बीच में, फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बच्चों फोर्स आप कोई सा भी ले सकते हो, या तो आप ले लेना F1 इंटू आर्म, और या तो F3 इंटू आर्म, क्योंकि दोनों बराबर हैं। कितने के बराबर हैं? IBL, 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 L लेंथ। और आर्म आपको लिखनी पड़ेगी कपल की। कपल के आर्म बनाने के लिए आप लोग डायग्राम बनाना। अगर आप पुराना डायग्राम देखो, अपनी कॉपी पलटो और पुराना डायग्राम देखो एक बार, कैसा था वो डायग्राम, देख लिया? आप पे ऐसा था ना, इधर आप पे नीचे F1 फोर्स लग रहा था और ऊपर लग रहा था F3 फोर्स। बोले तो नहीं, ऐसा था ना, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन देखो अलग है। अगर ये F1 इधर आ जाए, सिर्फ F1 इधर आ जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तब ये मूव भी नहीं करेगा। पर अब इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों फोर्स आपको पता है, एक फोर्स आपका IBL है और ये वाला फोर्स भी आपका IBL है। इनके बीच की लेंथ पता करो कितनी है, इनके बीच की लेंथ कितनी हो गई पता करो और मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट यहाँ बन सकते हैं ऐसे, ये। और आर्म ऑफ द कपल कौन सी वाली होगी ये तुम्हें पता करना है, ठीक है। B cos थीटा होगी या B sin थीटा होगी, तो आर्म हमेशा ही वही वाली होगी। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की भी थी, ये वाली, और ये हमारी कॉइल है। इनके बीच का एंगल कितना होता है? थीटा होता है। ये तो तुम्हें भी पता है कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारी कॉइल है ना, ये कॉइल, इनके बीच का एंगल कितना होता है? मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो नहीं कॉइल ऐसी थी, ये ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो B होता है, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ होगी B। सर B कहाँ से आ गया? अभी तो L चल रहा था। L तो ये खुद है ना, ये PQ, और ये जो है ये खुद ही PQ और RS, ठीक है। ये खुद ही कितने लेंथ के हैं? L लेंथ के हैं। पर इनके बीच को जोड़ने वाली चीज़ क्या है? जैसे यहाँ पे है ना PQ RS, PQ RS, इनको जोड़ने वाली चीज़ क्या है? ये B है, क्योंकि ये खुद क्या है? लेंथ है। तो इनको जोड़ने वाली चीज़ क्या है? B है, ठीक है। तो तुम्हें पता चल गया B है, वेरी गुड। इसे करो, B एंगल की तरफ ले गए, B को एंगल की तरफ ले गए, B को एंगल की तरफ ले गए तो कॉस जुड़ता है, तो ये हो जाएगा B cos थीटा, शाबाश। और ये चीज़ हो जाएगी B sin थीटा, बहुत बढ़िया। क्या आएगा यहाँ? आर्म ऑफ द कपल है क्या? कॉस या साइन? सर पिछली बार साइन थी, आज भी साइन होगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता। आप ये देखो, जो परपेंडिकुलर होती है उसका जो बेस होता है वो होता है आर्म। परपेंडिकुलर का जो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर है ना, इसका बेस ये होती है आर्म। तो B cos थीटा हमारी आर्म हुई, B cos थीटा हमारी क्या हुई? आर्म हुई, ठीक है। याद कर लो अब, B cos थीटा आर्म है, कुछ तो दिमाग में भी रखे करो सबकॉन्शियसली, पर मेथड आना चाहिए, कंसेप्ट। B cos थीटा और आर्म वही होगी जो परपेंडिकुलर का बेस होगी, ठीक है। तो टॉर्क क्या हुआ? IBL, और आर्म देखो, आर्म कितनी है? B cos थीटा, शाबाश, ये हो गया। चलो मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, टॉर्क हो गया, I हो गया, B हो गया, ठीक है, और L इंटू B आपने अंदर लिखा। ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ ना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट हो रहा है अभी। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है रेक्टेंगल के लिए? एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है किसी रेक्टेंगल के लिए? एरिया। क्या होता है? एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम एरिया लिख सकते हैं, तो ये आ गया IBA cos थीटा, ये। और आपको पता है यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा एंगल है बिटवीन क्या? प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल नहीं है, प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ये, ठीक है।
कभी कभार क्या होता है, इन कॉइल्स में टर्न्स भी होते हैं बहुत सारे, मतलब वाइंडिंग होती है, आपने सुना ही है, जैसे कॉपर की कॉइल में होती है ऐसी वाइंडिंग। तो हम बोल देते हैं n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तब क्या होगा, तो अगर n जो है हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, n अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टॉर्क कितना आ गया, NIBA cos थीटा। शाबाश, NIBA cos थीटा, बहुत बढ़िया। पर मैं आपको ऐसे बोलूँगा, इसे याद रखो, बीना, BINA, बीना cos थीटा, ऐसे याद रखो, ठीक है। BINA, n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो बीना cos थीटा, ठीक है। कहीं यहाँ भूले तो नहीं कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये लिखा था कि थीटा प्लस अल्फ़ा 90 होगा। शाबाश, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस अल्फ़ा, बहुत बढ़िया। तो कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, ये तो नहीं भूले। थीटा प्लस अल्फ़ा कितना था, 90 था, थीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फ़ा उधर गया, 90 माइनस अल्फ़ा, हम पे कॉस थीटा है तो मैंने दोनों साइड कॉस लगा दिया, तो कॉस थीटा बना कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। कॉस 90 माइनस अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा, तो कॉस थीटा आपका बराबर आया कितने के, साइन अल्फ़ा के। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। तो एक तो आपका टॉर्क का फार्मूला पहला ये आया, दूसरा देखो, दूसरा क्या आया, दूसरा आया आप पे टॉर्क इज इक्वल टू BINA, बी ना, और कॉस थीटा की जगह साइन अल्फ़ा, ये आया। अब अगर आप इसके वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो यहीं से लिख लो। वेक्टर फॉर्म वैसे नॉर्मल के टर्म्स में ही बनती है, तो वेक्टर फॉर्म नॉर्मल के टर्म्स में ही बनाना। तो देखो टॉर्क आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या क्या स्केलर है, एरिया, ठीक है, साइन अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल किस किस के बीच में का है, अगर तुम भूले नहीं तो ये नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। देखो NI तो बाहर आ जाएगा, अब तुम पे बचाइए BA साइन अल्फ़ा, N और I तो स्केलर है ना, तो N भी बाहर आया, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों बाहर आ गई, तो तुम पे बचा NIBA साइन अल्फ़ा, यही चीज़ तुम पे बची। अब बनाने तो क्या होगा, B क्रॉस है या I क्रॉस B, ये तुम्हें खुद पता करना है यार, B क्रॉस A होगा या I क्रॉस B होगा, पता कर लो, B क्रॉस A या I क्रॉस B। खुद सोचो ना, पहले ILB साइन थीटा होता है ना, IL क्रॉस B, वहाँ से बताओ पॉज करके क्या होगा, B क्रॉस A या I क्रॉस B, ठीक है। तो ये होगा टॉर्क इज इक्वल टू NI A क्रॉस B। अच्छा सर, मैं तो सोच रहा था B क्रॉस A होगा, नहीं यही होगा, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। आप आगे बढ़ोगे पर अभी थोड़ा देख लो, जैसे डायपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। इसको हम M वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या था, डायपोल मोमेंट Q क्रॉस 2A या Q इंटू 2A था, ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू A, पर एक्चुअली में ये होता है NIA, N वेक्टर इंटू I इंटू A। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये इतने के बराबर होता है, डिटेल में तो आगे आएगा जब हम बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ये देख लो, ये कितना होता है NIA, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल लगाने तो लगा लो, ठीक है। तो आप खुद देखो NIA क्या बना, M बना, ठीक है। तो एक तो आपकी देखो पहली फॉर्म ये थी, दूसरी फॉर्म ये बन गई, तीसरी फॉर्म देखो क्या बनेगी, तीसरी फॉर्म आप पे बनेगी, हमने टॉर्क लिखा, ठीक है, हमने NIA की जगह क्या लिखा, M लिखा, ठीक है। NIA की जगह M, और M आगे ही आएगा क्योंकि IA और N क्या है, आगे है, ठीक है। तो M और फिर क्रॉस लगेगा, फिर B आएगा, मतलब देखो NIA तो M बन गया और क्रॉस B तो लगाना ही है। NIA आपका M बन गया, M क्रॉस B, ये आ गया। इसे खोलोगे तो आपका वही आ जाएगा MB, कौन सा अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, याद रखना क्रॉस के साथ साइन आता है। और मैं आपको लेके भी चला, साइन क्यों आया, साइन आएगा ना अल्फ़ा के साथ, क्योंकि कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, साइन अल्फ़ा, क्योंकि थीटा प्लस अल्फ़ा कितना होता है, 90 होता है, इसलिए, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू MB साइन अल्फ़ा B
आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस। अब आप ये देखो, हमने स्पेशल केस में क्या करा, देखो, इफ़ अ कॉइल इज प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें तो क्या होगा, समझ में आया? कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दें, पहले तो कितना एंगल बन रहा था, थीटा, अब नहीं बनेगा। मतलब देखो, पहले ऐसा था ना, ये कॉइल थी और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ, प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको ऐसे ही ला गया, ठीक है, तो ये हटा, अब कॉइल यहीं से बनना शुरू हुई, ये रही, ये रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। तो आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के पैरेलल है। ठीक है, आपको पता है कॉइल का नॉर्मल ऐसे होता है, बहुत बढ़िया। आप ही मुझे बताओ कि क्या जीरो होगा, थीटा या अल्फ़ा, थीटा या अल्फ़ा? खुद देखो यार, अल्फ़ा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, तुम्हें तो ये 90 दिख रहा है, अल्फ़ा 90। अच्छा सर, थीटा प्लस अल्फ़ा तो हमने पहले 90 सुना था, और आज अल्फ़ा खुद 90 है, अल्फ़ा आज खुद क्या है 90, और पूरा सम भी 90 चाहिए, तो थीटा को 0 होना पड़ेगा। सही कह रहे हो, थीटा को कितना होना पड़ेगा, 0, क्योंकि अगर थीटा 0 हुआ, अल्फ़ा 90 हुआ, तो 90 प्लस 0 कितना आएगा, 90 आएगा, ये हमें चाहिए। ठीक है, थीटा कितना हो गया 0, अल्फ़ा कितना हो गया 90, 90 प्लस 0 कितना 90। और डायग्राम से भी तुम देख सकते हो थीटा एंगल किसके बीच का था, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसा था ना। पर अब ये ऐसे हो गया, देखो कॉइल ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रही, कॉइल है टेढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड सीधी है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब ये ऐसे ही हो जाए, थीटा एंगल कितना है, 0 है, ये ऐसे हो गया, थीटा एंगल कितना है, 0 है। यहाँ से हमें ये पता चला अल्फ़ा 90 है और थीटा एंगल कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये तो यही कह रहा है कि कॉइल को हमने कैसे प्लेस करा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करा। इसका मतलब ये है कि थीटा एंगल होगा 0। व्हाट इज़ थीटा एंगल? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और व्हाट इज़ अल्फ़ा? एज वी नो अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री, बट अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। किसका नॉर्मल, कॉइल का नॉर्मल। ठीक है, कॉइल का नॉर्मल सॉरी, कॉइल का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम निकालें कैसे, बहुत ईजी है, आप दोनों फार्मूले से निकाल सकते हो, पहले और दूसरे से। पहला था आप पे टॉर्क बी ना कॉस क्या था, थीटा। थीटा की वैल्यू 0 डालो, पुट थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का अगर आप 0 डालोगे तो टॉर्क इज इक्वल टू बी ना कॉस 0, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो टॉर्क आ गया बी ना। इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता टॉर्क, क्योंकि देखो यहाँ फ़र्क सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री डाल सकती थी, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 0 पे ही आती है, तो ये टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। ऐसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टॉर्क पता है बी ना साइन अल्फ़ा भी होता है, अल्फ़ा की वैल्यू 90 है, अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 90 पुट कर दें तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी कितनी, BINA, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 लिखेंगे ना, साइन 91 होता है, तो यहाँ से आपके दोबारा कितना आ गया, BINA, बी ना, ये भी आपका मैक्सिमम होगा। तो आपको पता चल गया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्यों होती है, क्यों हम कॉइल को पैरेलल लिखते हैं, टू गेट मैक्सिमम टॉर्क मिले, मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी बने। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डालेंगे, थीटा 0 बनेगा, अल्फ़ा 90 बनेगा, और टॉर्क मैक्सिमम आएगा कितने के बराबर, बी ना। ठीक है, ये याद रखना, शाबाश। चलो, ये तो हो गया। अब एक बार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है।